नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष और प्रतिवाद। 15 अगस्त के बाद मेरे हिंदी वीडियो सिर्फ प्रतिवाद यूट्यूब चैनल पर रहेंगे। इसलिए पहले ही आवाहन कर रहा हूं कि आप अभी से ही प्रतिवाद इस हिंदी यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का मेरा विषय जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति पर है। और महाराष्ट्र की राजनीति का मतलब महाराष्ट्र की 2-3 महीनों में होने वाली विधानसभा का चुनाव है। आपको मालूम होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा नुकसान हो गया। बीजेपी के पास 23 एमपी थे लोकसभा के, वो घटकर 9 तक आए। मतलब 14 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो गया। पिछले चुनाव में 2019 में बीजेपी और अखंड शिवसेना मिलकर 41 सीटें जीती थी। शिवसेना तो टूट गई है, बीजेपी आज भी अखंड है। फिर भी शिवसेना और बीजेपी को मिलकर सिर्फ 17 सीटें, 17 या 18 सीटें मिल गई। तो नुकसान तो हुआ है। लेकिन एक बात साफ है कि महाअघाड़ी यानी इंडिया अलायंस का जो महाराष्ट्र का ब्रांच है, शाखा है, जिसको महाविकास आघाड़ी कहा जाता है, जिसमें उद्धव की शिवसेना, शरद पवार का गुट और कांग्रेस मिलकर 3 पार्टियां हैं। उनको जो मानो कुछ 30 सीटों के आसपास सीटें मिली है, वो सीटें ज्यादा है लेकिन वोट प्रतिशत उनको ज्यादा नहीं मिला है। लेकिन अभी से इनमें रेस चालू हो गई है कि सबसे ज्यादा सीटें अपने खाते में कौन लाएगा। सीट का बंटवारा अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, इसके लिए झगड़ा चालू हो गया महाविकास आघाड़ी में। दूसरा खेमा जो है वो महायुति का है, जिसमें शरद पवार का भतीजा अजित दादा की पार्टी है, राष्ट्रवादी एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और बीजेपी है। इनको सिर्फ 17 सीटें या 18 सीटें मिल गई। लेकिन वोटिंग परसेंटेज हम देखें, मतों का प्रतिशत देखें, तो मतों का प्रतिशत दोनों तरफ मानो समान है। खाली 0.3% से, यानी आधे से भी कम परसेंट से महाविकास आघाड़ी के वोट ज्यादा है। आंकड़ों में हम देखना चाहे तो महाविकास आघाड़ी के पास सिर्फ 2 लाख वोट ज्यादा है। यानी 6 करोड़ में अगर 2 लाख का आंकड़ा ज्यादा है तो वो ज्यादा नहीं माना जाता, उसको समसमान मानना चाहिए। मतलब एक बात है कि महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति है वो समसमान है। और इसमें एक फर्क हमें समझना चाहिए कि महाविकास आघाड़ी ने पूरी ताकत लगाकर एक दिल से चुनाव लड़ने की लोकसभा में कोशिश की और उनको जो जीत मिली है वो उनके लिए सबसे बड़ी जीत है। इससे आगे वो नहीं बढ़ सकते। वोट शरद पवार के हो, वोट कांग्रेस के हो, या वोट उद्धव ठाकरे के हो, या वोट इंडी अलायंस को मिलने वाले हो, वो ज्यादा से ज्यादा जितने मिल सकते थे वो तो लोकसभा चुनाव 2024 में मिल चुके हैं। इससे आगे उनका प्रतिशत या वोटों का आंकड़ा जाने वाला नहीं है। अगर बीजेपी और बीजेपी की महायुति दिमाग लड़ाकर और संयम से काम करती तो इतनी ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलती ही नहीं। लेकिन ये बात अभ्यास करने वालों के लिए होती है। आम जनता को दिखाई देता है कि महाविकास आघाड़ी बड़ी भारी संख्या में जीत गई है, लेकिन वो असलियत नहीं है। और इसलिए महाविकास आघाड़ी और महायुति एक लेवल पर है, लेकिन इनसे परे बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां भी है, जिसमें प्रकाश अंबेडकर की बहुजन विकास वंचित बहुजन आघाड़ी आती है।
ओवैसी की एमआईएम आती है, राजू शेट्टी की शेतकरी संगठन आती है, अखिलेश की समाजवादी पार्टी आती है, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आती है। ये सब पार्टियां हैं। तो अब विधानसभा का चुनाव आते आते जो जो कोई आकलन कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, वो इसी सोच में है, या तो महाविकास आघाड़ी जीतेगी या तो महायुति जीतेगी। इनमें से कोई एक हारेगा और कोई एक जीतेगा। तो चुनाव का जो समीकरण पेश करने की कोशिश हो रही है, विश्लेषण एनालिसिस करने की कोशिश हो रही है, उसमें बाकी सारी पार्टियों को विश्लेषक, पत्रकार, मीडिया भूल गया है। ऐसे जो पार्टियां हैं, वो पार्टियां एक तीसरा गठबंधन बनाने की प्रयास में है। आपको मालूम होगा, याद होगा कि पिछले यानी 2019 के चुनाव में ओवैसी की जो पार्टी है एमआईएम, उसने पहली बार हैदराबाद के बाहर एक लोकसभा की सीट जीती थी। वो महाराष्ट्र से थी, और महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर यानी पुराना जिसका औरंगाबाद नाम है, वहां से जीती थी। इस बार 2024 में वो सीट ओवैसी के उम्मीदवार इम्तियाज जलील हार गए। लेकिन महाराष्ट्र से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट लोकसभा पर चुनकर नहीं गया है। फिर भी इसके बावजूद जो महाविकास आघाड़ी को बड़ी जीत मिली है, उसका कारण यह बताया जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक ही महाविकास आघाड़ी के पीछे खड़ी हो गई, इसलिए महायुति की हार हो गई और महाविकास आघाड़ी जीत गई। तो यही आकलन पकड़कर ओवैसी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील, जो औरंगाबाद से चुनकर आए थे, इस बार हार गए। वो फिर मुस्लिमों की राजनीति आगे बढ़ाना चाहते। 5 साल पहले वो जीते थे, उस बार उन्होंने दलित मुस्लिम गठबंधन का प्रयोग किया था। प्रकाश अंबेडकर को ओवैसी ने साथ लिया था, उसका फायदा औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में इम्तियाज जलील को मिला था। वो लोकसभा पहुंच गए थे, इस बार हार गए। इस बार इम्तियाज जलील महायुति और महाविकास आघाड़ी छोड़कर बचे हुए जितने दल हैं, उनको साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात उसमें राज ठाकरे की मन से शामिल नहीं होगी, ये बात अलग है। लेकिन बाकी सारी पार्टियां इकट्ठा हो सकती है, और मुस्लिमों की वोट बैंक अगर उस गठबंधन के साथ खड़ी हो गई, तो एक तीसरा मोर्चा खोला जा सकता है। और इस प्रयास में इम्तियाज जलील जुट गए। पिछले हफ्ते में शेतकरी संगठन के नेता, पूर्व सांसद राजू शेट्टी संभाजी नगर जाकर इम्तियाज जलील से उन्होंने बातें की है। उससे पहले राजू शेट्टी ने मराठा आंदोलक जरांगे पाटिल जो है, उनसे भी बात की है। अभी अभी खबर, मैं जब बोल रहा हूं उसके पहले एक खबर आई कि शरद पवार गुट के एक मुस्लिम नेता बाबाजानी दुर्रानी, वो भी जाकर इम्तियाज जलील से मिले हैं। मतलब जो समीकरण हमारे सामने एक महीने से पेश किया जा रहा है कि बस महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव महायुति और महाविकास आघाड़ी, इनों में ही बढ़ जाएगा, इन दो गुटों में बढ़ जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। ये दो गुट बड़े हैं, इनमें ही प्रमुख दल बन के लड़ाई होगी। लेकिन इनके भी वोट काटने वाली ताकतें महाराष्ट्र में है, और विधानसभा के चुनाव में वो अलग अलग जगह पर प्रभावी हो सकती है। जैसे कि ओवैसी की पार्टी, शेतकरी संगठन और राजू शेट्टी इकट्ठा हो जाते हैं तो ताकत बन सकती है। क्या प्रकाश अंबेडकर उनके साथ आ जाएंगे? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं
कि प्रकाश अंबेडकर लोकसभा चुनाव के पहले कई महीनों से कोशिश कर रहे थे कि उनको बीजेपी विरोधी जो महाविकास आघाड़ी है, इंडी अलायंस है, उसमें प्रवेश मिल सके। उन्होंने 1 साल से ज्यादा कोशिश की। खुद उद्धव ठाकरे के साथ चले गए थे। उद्धव ठाकरे के साथ प्रेस सम्मेलन करके उन्होंने युति की घोषणा भी कर दी थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी को पटाया नहीं, और प्रकाश अंबेडकर बाहर के बाहर रह गए, मानो उनको ही वंचित रखा गया। जो वंचित बहुजन आघाड़ी चलाते हैं, ऐसे प्रकाश अंबेडकर और उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी से वंचित हो गई। अर्थात उन्होंने अपनी ही ताकत पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रभाव मानो 1-2 सीट छोड़कर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सीट जीतने की बात तो दूर की बात, लेकिन कहीं भी 8-10 सीटों पर वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की अपना प्रभाव नहीं दिखा पाई। तो इसलिए आज की बात यह है कि अगर तीसरा गठबंधन बनता है तो उसमें अगर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी समाविष्ट हो जाती है, साथ देती है, तो एक तीसरा तगड़ा गठबंधन बन सकता है, मोर्चा खोला जा सकता है। हाँ, एक बात है, कुछ भी हो, उसमें हिंदुत्ववादी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की सम्मिलित नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने तो पहले ही अपनी बात डिक्लेयर कर दी है कि वो अपनी ही बल से खुद की ताकत पर 200 से ज्यादा सीटें लड़ना चाहते हैं। उसका अलग समीकरण है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि राज ठाकरे अपने ही बल पर लड़ना चाहते तो कितना प्रभाव दिखा सकते, वो अलग बात है। लेकिन राज ठाकरे की बात हम छोड़ दें, तो क्या तीसरा मोर्चा बन सकता है? जो आज महाराष्ट्र की सेक्युलर राजनीति में वंचित माने जाते हैं, ऐसे लोग इकट्ठा आकर एक वंचित आघाड़ी बना सकते हैं, वंचितों का मोर्चा बना सकते हैं। तो वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की उनके साथ जाएगी या नहीं जाएगी? एक बात है, सिर्फ ओवैसी की पार्टी ही नहीं है। महाराष्ट्र में पिछले 3 दशकों से अबू आजमी और बहुत सारी मुस्लिम इलाकों में अबू आजमी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी भी काम कर रही है। उसके 2 एमएलए आज की विधानसभा में भी है। पिछले 3-4 विधानसभा में अखिलेश की या पहले मुलायम की जो पार्टी समाजवादी हुआ करती थी, उसको महाराष्ट्र में मुस्लिमों की पार्टी करके पहचाना जाता है। तो शायद समाजवादी पार्टी भी इस तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी के बाद कांग्रेस के 99 सांसद है, तो तीसरे नंबर के 37 सांसद समाजवादी पार्टी के, अखिलेश के पार्टी के हैं। और उन्होंने अपना विजयोत्सव मुंबई में, महाराष्ट्र में आकर पूरा किया था, और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ने की घोषणा भी की है। अब एक बात है कि जितनी उनकी ताकत उत्तर प्रदेश में है, उतनी बाकी राज्यों में है नहीं। मध्य प्रदेश, 1 साल 6 महीने पहले उत्तर मध्य प्रदेश का चुनाव था, वहां वो विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ना चाहते थे, लेकिन कमलनाथ ने उनको सिरे से खारिज कर दिया था। 6 सीटें देने तक कमलनाथ राजी नहीं हुए थे। अखिलेश ने खुद के बल पर उत्तर मध्य प्रदेश में कुछ 20-25 सीटें लड़ाई थी, लेकिन एक भी चुनकर नहीं आई। कहने का मतलब यह है कि क्या अखिलेश महाराष्ट्र में तीसरा मोर्चा खोला जाए तो उसमें शामिल हो गए, या कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश की पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ चली जाए?
एक बात साफ है, पिछले लोकसभा चुनाव में इनका जहां प्रभाव है वहां से महाविकास आघाड़ी को अच्छा वोटिंग परसेंटेज मिला है। इन्हीं के कारण उद्धव ठाकरे का एक एमपी मुंबई से चुनकर आया है, मालेगांव से चुनकर आया है। धुलिया का जो कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया, वो समाजवादी वोटों के कारण जीत गया। और मुंबई क्या बोलते हैं उसको, ईशान्य मुंबई का शिवसेना का एमपी जीत गया, वो समाजवादी पार्टी के वोटों पर जीत गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी में शामिल हो जाएगी, या तीसरे मोर्चे में जो वंचित छोटी छोटी पार्टियां है उनके साथ चली जाएगी। क्या उनके साथ प्रकाश अंबेडकर की वंचित नाम की ही पार्टी शामिल हो जाएगी। एक बात साफ है कि जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है तो समीकरण बनते जा रहे, बिगड़ते जा रहे। अगर ओवैसी की पार्टी और अखिलेश की पार्टी, इनको महाविकास आघाड़ी ने साथ में नहीं लिया तो लोकसभा में जो मुस्लिम वोट बैंक महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ी हुई थी, वो उतनी ताकत से महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ अगर प्रकाश अंबेडकर ने अगुवाई करे और ये छोटे मोटे दल इकट्ठा हो जाए तो ओवैसी, अखिलेश और प्रकाश अंबेडकर और उनके साथ अगर शेतकरी संगठन जैसी पार्टी आ जाती है तो एक अच्छा तगड़ा तीसरा मोर्चा बन सकता है, तीसरा गठबंधन बन सकता है। होगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन एक बात है, जो सब दुबले होते हैं उनकी डिमांडें ज्यादा नहीं होती जब सब दुबले होते हैं। एक कोई अगर एक या दो बड़ी तगड़ी पार्टियां होती है, उनके साथ छोटे दल आ जाते हैं तो वो दुबले छोटे दल जो है वो ज्यादा दादागिरी करते, ज्यादा सीटें मांगते हैं। लेकिन अगर चार छह छोटे छोटे दल इकट्ठा हो जाए तो उनकी डिमांडें कम होती है, क्योंकि उनकी ताकत भी कम होती है और बड़ा कोई दल होता नहीं, इसलिए जिसको जितनी सीटें चाहिए उतनी आराम से मिल सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव आते आते शायद महाराष्ट्र में एक तीसरा अच्छा दल बन सकता है। और आपको और एक बात बतानी पड़ेगी कि अभी अभी जो पीडब्ल्यूडी यानी महाराष्ट्र की शेतकरी कामगार पार्टी है, जिसका उम्मीदवार और जिसका सबसे बड़ा नेता जयंत पाटिल विधान परिषद का चुनाव हार गया, वो भी ऐसे वंचित गठबंधन में शामिल हो सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी पार्टी है, ये भी ये तीसरे मोर्चे में आ सकते हैं, जो खुल के खुद को सेक्युलर पार्टियां बोलकर एक सेक्युलर गठबंधन बोल सकते हैं। और ऐसा अगर सेक्युलर गठबंधन बन जाता है तो वो महाविकास आघाड़ी का बड़ा नुकसान कर सकता है। तो देखते हैं विधानसभा चुनाव आते आते महाराष्ट्र में ये तीसरा गठबंधन खड़ा होता है या नहीं, समय ही बताएगा। अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।